इससे पहले रियर एक्सल देख लिया, रियर एक्सल केशिंग, रियर एक्सल का पूरा उस पर पड़ने वाले बल वगैरह सब देख लिए थे ना। वो उनमें था जिनमें इंजन फ्रंट है और ड्राइव पिछली व्हील को दी जा रही है। अब एक केस ये आता है कि इंजन भी आगे है और इंजन की टॉर्क भी गियरबॉक्स के थ्रू ट्रांस एक्सल और उसके बाद फ्रंट एक्सलों को दी जाती है। तो जब ड्राइव इंजन से गियरबॉक्स यानी क्लच के थ्रू, इंजन, क्लच, देन गियरबॉक्स, देन ट्रांस एक्सल, ट्रांस एक्सल से वो फ्रंट लाइव एक्सल को आ रही है। तो आज हमने देखना है फ्रंट एक्सल ड्राइव कि फ्रंट एक्सल को आखिर ड्राइव कैसे ट्रांसमिट की जाती है। रियर एक्सल में तो तुमने देख लिया प्रोपेलर शाफ्ट, फाइनल ड्राइव, देन एक्सल हाफ शाफ्ट। इसमें क्या है, इंजन जो पावर बना रहा है वो क्लच, देन गियरबॉक्स, गियरबॉक्स से वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द व्हीकल, जो भी ऑपरेटिंग कंडीशन है उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार जो गियर सेलेक्ट किया जा रहा है, उसके बाद वो ड्राइव जा रही है ट्रांस एक्सल को। तब वो ट्रांस एक्सल से दो एक्सल हाफ शाफ्टों को जा रही है। ये केस हो सकते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव में। एक होती है 4x4, जब गाड़ी फंस जाती है तो दिखाया था एक्सल में कि जो पहिया फंस जाता है उसकी स्पीड डबल हो जाती है, क्योंकि जो पहिया सरफेस पे रहता है वो चल नहीं पाता, वहां तक ड्राइव आ नहीं पाती, तो पूरी की पूरी ड्राइव उस फंसे वाले पहिए को चली जाती है। तो आज हम देख रहे हैं कि फ्रंट एक्सल को ड्राइव कैसे दी जाती है। जब ड्राइव फ्रंट एक्सल को दी जा रही है तो फ्रंट एक्सल के साथ आगे पहिए लगे हैं और उन पहियों को स्टीयर करना है। वाहन को लेफ्ट राइट जब टर्न करना है तो स्टीयरिंग के द्वारा उसे हम टर्न दे रहे हैं। लेफ्ट टर्न करना है, फिर कभी राइट टर्न करना है, कभी सीधा रहना है। तो इन टर्नों पर जो ड्राइव आ रही है ट्रांस एक्सल से पहियों तक, वह डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? जो इंजन का टॉर्क सीधे गियर बॉक्स के द्वारा ट्रांस एक्सल से जो लाइव एक्सलों में आया हुआ है, वो एक्सल जो ड्राइव को रोड व्हील तक ट्रांसमिट करते हैं वो कहलाते हैं लाइव एक्सल। और जिन एक्सलों पर सिर्फ पहिए टिके रहते हैं और वो ड्राइव ट्रांसमिट नहीं करते बल्कि धकेले जाते हैं या खींचे जाते हैं, वो कहलाते हैं डेड एक्सल्स। बट ये फ्रंट लाइव एक्सल हैं जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव में यूज हो रहे हैं और 4x4 वाहनों में या ऑल व्हील ड्राइव में यूज हो रहे हैं, जिनमें 4 के 4 पहियों को ड्राइव दी जा रही है। चारों हब्स में जिनके साथ पहिए लगे हुए हैं उनको ड्राइव दी जा रही है। ऐसे वाहन कैसे भी रास्तों में चल सकते हैं, कीचड़ में भी चल सकते हैं, क्रॉस कंट्री उबड़ खाबड़ रास्तों में भी चल सकते हैं, ऑफ रोडिंग भी वो कर सकते हैं। तो इनके लिए जो विशेष जॉइंट यूज किए जाते हैं उनको कहा जाता है कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट। क्या बोला जाता है? कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट। यानी जो इनपुट टॉर्क है, यानी एक्सल को दिया जा रहा है, वो आउटपुट टॉर्क भी उतना ही होना चाहिए। एक्सल शाफ्ट जिस स्पीड में घूम रही है, पहिया भी उसी स्पीड में घूमना चाहिए ऑल द टाइम, चाहे वो टर्न कर रहा हो चाहे वह सीधी रेखा में चल रहा हो। तो इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी टाइप के जॉइंट। ये कैसे संभव होता है? जब हम देखते हैं जब भी ड्राइव ट्रांसमिट होती है तो ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट की स्पीड में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। कब? टर्निंग के टाइम पर, जब उनमें कुछ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनता है। ये डबल यूनिवर्सल जॉइंट टाइप का सीवी जॉइंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट। इसके भाग देख लो, एक शाफ्ट ये है, दूसरी शाफ्ट ये है स्टब एक्सल। इस स्टब एक्सल के साथ ये लगे हुए हैं किंग पिन बियरिंग, और यहां से एक आर्म निकली हुई है जो कि टाई रॉड के साथ जुड़ी हुई है और जो स्टीयरिंग से जुड़ी हुई है। स्टीयरिंग के द्वारा इसे अपने धुरे पर लेफ्ट राइट टर्न किया जा सकता है।
दिखाया था एक्सेल पे। तो जब ड्राइव ट्रांसमिट हो रही है, ये वाला सिरा लगा है अंदर सन पिनियन के साथ डिफरेंशियल के अंदर। ये 4x4 महिंद्रा एंड महिंद्रा की फ्रंट कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट है। कहां यूज हो रहा है? महिंद्रा एंड महिंद्रा में। दूसरे टाइप के जॉइंटों की बात नहीं कर रहा मैं, यहां पर एक बना हुआ ये ट्राइपॉड टाइप का जॉइंट है। इससे भी पहला वाला जॉइंट है वो है शेपा जॉइंट, जो 1927 में जिसका आविष्कार कर दिया गया था। वो आजकल की कारों में यूज हो रहे हैं, उस पर हम बाद में बात करते हैं। पहले हम देख रहे हैं जो फर्स्ट सीवी जॉइंट है, जो बहुत पहले से चल रहा है और अभी तक चल ही रहा है, वो है डबल यूनिवर्सल जॉइंट टाइप सीवी जॉइंट, सीवी कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट, ताकि जो इंजन से आने वाला टॉर्क है वह बाधित ना हो। अगर वो बाधित होगा, दोनों की स्पीड में अंतर आएगा, तो इसमें एक टॉर्जनल ट्विस्ट पड़ेगा, एक मरोड़न बल पैदा होगा, जिस कारण से ये एक्सल शाफ्ट मुड़ जाएगी और ड्राइव ट्रांसमिट नहीं होगी। इसके साइड में जो यहाँ स्प्लाइंस लगे हुए हैं, जो हब में लगी हुई हैं, और ये स्प्लाइंस जो कि सन पिनियन के अंदर लगी हुई हैं, इनकी पूरी की पूरी अलाइनमेंट बेकार हो जाएगी और ये तोड़ देंगे उनको सबको। समझ में आ रही? और पहिया स्किड करने लगेगा, ड्राइव पूरी तरह से ट्रांसमिट नहीं होगी और दुनिया भर की आवाजें आने लगेंगी अगले पहिए से। ठीक है? तो जब भी इस टाइप के जॉइंट में ये वाला हिस्सा लगा है डिफरेंशियल के अंदर, ये एक सन पिनियन के साथ और ये दूसरे सन पिनियन के साथ, एक ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट अलग है, ये शाफ्ट अलग है, और ये बीच में लगा है यूनिवर्सल जॉइंट। ये यूनिवर्सल जॉइंट अप डाउन, जो भी पहिया किसी उभार पे चढ़ेगा तो ये उसको, उस एक्शन को ये संभाल सकता है अप एंड डाउन की, बट ये प्लंजिंग मूवमेंट को संभाल नहीं सकता। प्लंजिंग मूवमेंट जब अंदर बाहर जा रहा है, जब टर्निंग होगा तो ये वाला एक्सल बाहर की तरफ को आएगा, इसीलिए इसमें एक्सियल स्प्लाइंज हैं। ये सन पिनियन में अंदर बाहर जाकर उस प्लंजिंग एक्शन को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है? ये वाले जो स्प्लाइंज हैं, ये इस तरह सन पिनियन के साथ लगे हैं। जब इसे टर्न दिया जाएगा तब ये इसके साथ अंदर बाहर थोड़ा बहुत स्लाइड करके, इसकी जो लेंथ में, टर्निंग के समय इसकी लेंथ में जो कमी पेशी हो रही है, जो कमी या ज़्यादा कम या ज़्यादा इसकी लेंथ हो रही है, उसको ये इस तरह से एक्सियली इस पर स्लाइड होकर पूरा कर देते हैं उस प्लंजिंग एक्शन को। और जो अप डाउन पहिए के चलने के कारण जो अप डाउन की मूवमेंट हो रही है, वह ये यूनिवर्सल जॉइंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर है? पर जब ये जो टर्न मिल रहा है, इस टर्निंग के टाइम पर ये है अब ड्राइविंग शाफ्ट, क्योंकि जो इंजन का टॉर्क आ रहा है वो शाफ्ट के द्वारा क्राउन व्हील को आ रहा है, क्राउन व्हील के साथ केज घूम रहा है, केज इसको घुमा रहा है। अब ये ड्राइविंग शाफ्ट है और ये वाली शाफ्ट है ड्रिवन शाफ्ट। इस शाफ्ट की वेलोसिटी और इसमें फर्क आ जाता है ये यूनिवर्सल जॉइंट टाइप में। इसको दूर करने के लिए फिर दूसरे टाइप के, पर जब हम इसे डबल यूनिवर्सल जॉइंट का यूज कर लेते हैं तो उसको काफी हद तक कंट्रोल कर लिया जाता है। ये तो एक तरफ की शाफ्ट है, मान लिया ये इस तरफ की शाफ्ट है, और एक दूसरी ऐसी ही इधर भी होगी, तब ये डबल यूनिवर्सल जॉइंट हो जाएगा। एक यूनिवर्सल जॉइंट इस तरफ और दूसरा यूनिवर्सल जॉइंट दूसरी तरफ। तो जो अप डाउन की मूवमेंट है वो तो यूनिवर्सल जॉइंट के द्वारा पूरी हो जा रही है, और जो प्लंजिंग एक्शन है टर्निंग के कारण, जब पहिया अंदर की तरफ घूम रहा है और एक टाइम बाहर की तरफ घूम रहा है, जब वो अंदर की तरफ घूम रहा है तो अंदर वाला हिस्सा बाहर की तरफ को आ रहा है, और जब वो लेफ्ट की तरफ टर्न कर रहे हैं या बाहर की तरफ को उसे काटा जा रहा है तो उस समय ये शाफ्ट अंदर को जा रही है। तो ये जो प्लंजिंग की जो ये एक्सियल मूवमेंट है, ये इस स्प्लाइन में
अंदर बाहर करके इस चीज को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। और जो रोड में चलने के कारण, उभार के कारण, गड्ढे के कारण जो अप डाउन की मूवमेंट है वह यूनिवर्सल जॉइंट द्वारा एब्जॉर्ब हो जा रही है। पर जो मैंने एक बात बोली थी कि जब यूनिवर्सल जॉइंट में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट की स्पीडों में अंतर आ जाता है। कब? जब उन्हें टर्न किया जाता है, जब उसे किसी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जब बढ़ जाता है तो फिर उसकी थोड़ा सा ड्राइव में अंतर आ जाता है। पर जब दो यूनिवर्सल जॉइंट यूज करते हैं और जब ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये बराबर होनी चाहिए। जब ये बराबर हो जाते हैं, ये होते हैं जब किसी सरल रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके द्वारा बने हुए ये कोण आपस में बराबर होते हैं। ये तुमने पिछली क्लासों में पढ़ा। तो यहां ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी एक कोण ये वाला और ये वाला कोण जब बराबर होते हैं, ये दोनों कोण, तब ये कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट बन जाते हैं। इसी थ्योरम का प्रयोग करके ये डबल यूनिवर्सल जॉइंट टाइप का सीबी जॉइंट बनाया गया। ये फर्स्ट जनरेशन का अभी तक चल रहा है। अभी भी 4x4 चाहे वो थार है या मिलिट्री व्हीकल्स हैं, उनमें यही डबल यूनिवर्सल जॉइंट टाइप के फ्रंट एक्सल यूज किए जा रहे हैं। ठीक है। जो सेकंड यूनिवर्सल जॉइंट है वो है सेपा जॉइंट। सेपा जॉइंट आउटबोर्ड जॉइंट, इसमें भी एक आउटबोर्ड जॉइंट उसे कहते हैं जिस तरफ पहिया लगा हुआ है। इनबोर्ड जॉइंट जो कि ट्रांसएक्सल के साथ लगा हुआ है फ्रंट व्हील ड्राइव में। ये कहां लगा था? ये फ्रंट डिफरेंशियल के अंदर था। और फ्रंट व्हील ड्राइव में डिफरेंशियल एक्शन की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर जो भी टर्निंग हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है? वो स्टीयरिंग के द्वारा हो रही है। तो स्पीड बराबर भी मिले, पहिया घूमता रहे और स्किड भी ना हो, इसके लिए। और पहिया कितने बार ऊपर चढ़ेगा, उभार पे चढ़ेगा, कभी गड्ढे में जाएगा, और उसकी टर्निंग के कारण एक प्लंजिंग मूवमेंट होगा, अंदर बाहर। उसकी लेंथ, एक्सल की लेंथ कम ज्यादा होती रहेगी। कभी लेफ्ट टर्न करेगा, कभी राइट टर्न करेगा। पहाड़ों में क्या, ऐसे भी शहरों में भी कोई कहीं पर ही आपको आगे जाकर लेफ्ट टर्न करना पड़ सकता है। तो वहां पर स्टीयरिंग एंगल भी मिल जाए, वाहन छोटी सी जगह पर घूम भी जाए, उसका टर्निंग रेडियस भी कम से कम हो, यानी जो सर्कल बने उसका रेडियस कम से। टॉर्क इंजन से आ रहा है गियर बॉक्स के थ्रू, वह दोनों पहियों को बराबर मिले भी और उनकी वेलोसिटी भी बराबर हो सीधाई में चलने पर। और उसके अंदर ये गुण भी होना चाहिए कि वो प्लंजिंग एक्शन को भी एब्जॉर्ब कर ले और अप डाउन के कारण जो एक्सल पर बल पड़ रहे हैं उन्हें भी वह झेल ले, यानी एब्जॉर्ब कर ले, अवशोषित कर ले, उन बलों को कैंसिल आउट कर दे। तो जब ये दो कोण बराबर हो जाते हैं तो इससे होने वाली जो भी वाइब्रेशन है वह एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि घूमते हुए जब शाफ्ट घूम रही है, तो यहां पर मैंने एक बार चित्र बनाया था, जब ये चलेगी तो ये इस तरह से वाइब्रेट करेगी। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसका बढ़ता ही चला जाएगा। जैसे जैसे ये कोण बढ़ता चला जाएगा, वाइब्रेशन ज्यादा होती चली जाएगी। इस वाइब्रेशंस को ये डबल यूनिवर्सल जॉइंट लगाकर इसे एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। अब जो सेपा जॉइंट होते हैं वह आउटबोर्ड जॉइंट की तरह यूज किए जाते हैं। सेपा जॉइंट में एक पूरा केज, एक कवर होता है, आउटर कवर,
आउटर रेस कहते हैं उसको, उसमें जगहें बनी हुई हैं, उसके अंदर एक इनर रेस होती है, केज होती है, बॉल होते हैं। वो बॉल एक्सियल मूवमेंट कर सकते हैं उस केज के अंदर। कैसे दिखते हैं ये हम अभी स्मार्ट क्लास में देखते हैं। देखो ये है सेपा टाइप और ट्यूलिप टाइप। जो भी फ्रंट व्हील ड्राइव का कारें हैं उनमें यूज होने वाला ये फ्रंट एक्सल है एक तरफ का, ऐसा ही दूसरी तरफ भी होगा। ये आउटबोर्ड जॉइंट है जो बाहर की तरफ लगा रहता है। बेसिकली जो भी ये सेपा जॉइंट हैं यह आउटबोर्ड जॉइंट की तरह यूज किए जाते हैं, और ये ट्यूलिप जॉइंट यह अंदर की तरफ यूज किए जाते हैं, यानी ट्रांसएक्सल की तरफ, डिफरेंशियल की तरफ, ताकि जो प्लंजिंग एक्शन है वो ये ट्यूलिप जॉइंट सहन करता है। आउटर सेपा जॉइंट को देखो, सेपा जॉइंट में एक ये आउटर रेस है जिसके अंदर खांचा बना हुआ है। ये इनर रेस में अंदर की तरफ खांचा बना है, जैसे ऐसे ही खांचा इसके अंदर भी बना हुआ है। ये बॉल्स हैं जो कि ये केज में बंद रहती हैं, और ये जो एक्सल शाफ्ट है ये इसके साथ इनर रेस के साथ आगे आकर इस सर्कलिप लॉक से लॉक हो जाती है, और इसे ग्रीस से भर दिया जाता है, क्योंकि ये बॉल है, बॉल आउटर रेस में भी चल रही है और इनर रेस में भी चल रही है। जब भी कोई मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण हीट भी होती है और घिसावट भी होती है। तो हीट को भी एब्जॉर्ब करने के लिए और फ्रिक्शन से के कारण होने वाली घिसावट को कम से कम करने के लिए यूज किया होता है लुब्रिकेंट। तो यहां पर ऑयल तो यूज नहीं किया जा सकता, तो यहां पर क्या यूज किया जाता है, ग्रीस। ग्रीस यूज होता है, ग्रीस इसमें भर दिया। अब वो ग्रीस चलते चलते जब ये स्टीयरिंग को हम टर्न करेंगे और ये बॉल इसमें आगे पीछे चलेगी, केज के साथ फ्रिक्शन होगा, गर्म होगी, पिघलेगी, पिघलने के बाद लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी कम हो जाती है, यानी वो लिक्विफाइड होकर गिर भी सकता है। इसलिए इसमें ये एक डस्ट बूट लगा दिया जाता है जो यहां भी लॉक होता है और वहां पीछे एक्सल के साथ भी लॉक हो जाता है क्लिप के द्वारा। ये काफी मजबूत होते हैं। यदि इनमें किसी तरह की घिसावट हो गई है, घिसावट अक्सर होती है जब ये डस्ट बूट कट फट जाते हैं, इस रास्ते से धूल मिट्टी इसके अंदर चली जाती है और गर्म होने के कारण जब ग्रीस पिघलती है तो वो बाहर की तरफ निकल जाती है, और जिस कारण फिर ये कट जाते हैं और फिर ये क्लिकिंग की आवाज आने लगती, कड़क कड़क के। जब गियर डालने के बाद गाड़ी को चलाया जाता है तब भी आवाज आती है, टर्निंग के टाइम पर भी आवाज आती है। उस टाइम पर फिर इनको बदलने की जरूरत पड़ती है, अन्यथा यह लॉन्ग लाइफ होते हैं। इसको जो देखना होता है ये डस्ट बूटों को ही देखना होता है कि इनबोर्ड डस्ट बूट और आउटबोर्ड डस्ट बूट ये कहीं से कटा फटा तो नहीं है। यदि कटा फटा है तो इसको तत्काल बदल लेना चाहिए। सिर्फ बूट बदल के काम चल जाएगा, लेकिन बूट बदलने के लिए पूरा एक्सल निकालना पड़ेगा। कल हम इसको निकाल कर देखेंगे, ठीक है। कल हमारे पास एक्सल आने वाला है, उसमें हम तुम्हें इन सारी चीजों को दिखाएंगे। तो ये है सेपा जॉइंट। सेपा जॉइंट के पार्ट देख लो, आउटर रेस, इनर रेस, बॉल, केज और ये सर्कलिप लॉक है, और साथ में डस्ट बूट है, ये शाफ्ट है। ये शाफ्ट अलग है और ये शाफ्ट अलग है, दोनों शाफ्टें अलग अलग हैं। ये 1927 में अल्फ्रेड सेपा ने इसका आविष्कार कर दिया था, और ये मारुति की कारों में यहाँ यूज अभी हो रहा है, सभी गाड़ियों में ये लगभग यूज हो रहा है, ठीक है। वो जो फ्रेंच ये ट्यूलिप टाइप का जॉइंट है उसका ये आउटर रेस है। यहां इन कोनों में 3 बियरिंग हैं, ये प्लंजिंग एक्शन को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। ये बियरिंग घूम के इसके अंदर चला जाता है और ये अंदर बाहर जो जब टर्न किया जाता है, जब
तो जो प्लंजिंग एक्शन हो रहा है टर्निंग के समय, वो वहां पर ट्यूलिप जॉइंट के द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट यूज किए जाते हैं ताकि इंजन की टॉर्क फुल पहियों तक पहुंच सके और वह दोनों पहियों में बराबर बराबर जाए। इसीलिए इसको कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट बोला जाएगा। ठीक है, तो इसमें ट्राइपॉड टाइप का भी, ये ट्यूलिप टाइप का, वो इनबोर्ड जॉइंट है। ये है ट्राइपॉड जिसमें कि 3 बियरिंग है, वो एक कवर के साथ ही, वो भी आउटर कवर में अंदर बाहर चलने की क्षमता रखता है। और यह बेयरिंग लगाने का मतलब क्या है, ताकि वो घूम जाए और फ्रिक्शन ना हो, उस पर पड़ने वाले जो भी एक्सियल फोर्सेस हैं उनको वह एब्जॉर्ब कर ले और शियर ना हो, खुरचन के कारण इनमें किसी भी तरह का नुकसान ना हो, और जो इंजन का टॉर्क है वह कंटिन्यूअसली पहियों को ट्रांसमिट होता रहे। ठीक है, ये डबल यूनिवर्सल जॉइंट टाइप का मैं तुम्हें नीचे क्लियर कर चुका हूं। इसमें इसके पार्ट्स बताए गए हैं, वो शाफ्ट है, आउटर रेस, केज, इनर, इन पर भी मैं सब तुम्हें बात कर चुका हूं। ठीक है, सो इट्स इनफ फॉर द डे, हैव अ ग्रेट डे।